दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी बगल की जो विंडो है, खिड़की है, उसमें सर बैठे हैं, है ना, पराकला प्रभाकर सर बैठे हैं। आप सब परिचित हैं उनसे, तो मैं ज़्यादा उनकी मतलब पहचान के लिए कुछ शब्द ज़ाया नहीं करूँगा। एवरीबडी नोज हिम। ही इज़ अ पॉलिटिकल, नॉट ओनली पॉलिटिकल बट इकोनॉमिकल, मतलब सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं हमारे देश में और दुनिया में जो हो रही है उसके बारे में उनकी एक अपनी राय है और उसको बड़ी जो है वो क्या कहते हैं कि तवज्जो मिलती है। आज हमारे साथ वो है। तो सर मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ पहले तो आपका स्वागत कर लूँ। आप एक बार फिर से बता रहे हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू वेरी मच। मैं आपके शो में आना बहुत ही मेरे को क्या बोलते दिलचस्पी, आई लाइक इट वेरी मच। थैंक एक यू। बात आप ध्यान में रखिए कि जी मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा कुछ सहिए। I'll get it right as in when मुझे लगा कि मुझे आपको कहीं हेल्प करनी है हिंदी में तो मैं कर लूंगा सर, डोंट वरी आप प्लीज। बिल्कुल। एंड वी कैन गो विथ इंग्लिश ऑल्सो, और जो भी मतलब ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपसे हम जो बात करना चाहते हैं वो हमारे दर्शकों तक सही तरीके से पहुंच पाए। दैट इज दी पर्पस। अब सर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में सभी जो राष्ट्राध्यक्ष कहें या तो शासनाध्यक्ष कहें या जो देश को चलाने वाले लोग सब मिले वहां पे। सबका वहां पे जो है ट्रम्प साहब के तो टेलीप्रॉम्प्टर भी रुक गया, तो उन्होंने कहा कि मैं विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बात कर लूंगा। वो जा रहे थे तो एस्केलेटर रुक गया, तो वो चढ़ के चले गए। ये सब दृश्य आ रहे हैं। मैक्रोन साहब को जो है वो रोक दिया गया क्योंकि ट्रम्प साहब की वजह से वहां रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये अलग अलग दृश्य आ रहे। तो एक तरफ ये हो रहा है दुनिया में, फिर ट्रम्प साहब फिर से बोल भी दिए कि भाई मैंने ही तो है इनको रोका था, और चीन और भारत ही तो है जिन जो फंड करता है इस युद्ध को, यूक्रेन वाले, ये भी एक बार फिर से बोल दिए। दूसरी ओर सर हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब खबर आ रही है कि लेह लद्दाख में जो वहां की हमारी जो जैन जी मतलब जनरेशन है, उन्होंने जो है वो हिंसा का रास्ता अपनाया है और वो जो बीजेपी का कार्यालय वहां पे जला दिया, फूंक दिया, और कुछ गुस्सा वो विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि लद्दाख के लोगों की मांग जो है वो 4 प्रमुख मांगे हैं। एक तो उनको पूर्ण राज्य घोषित करना उनके लिए ये मांग है। फिर उनको जो ये हमारा ट्राइबल एक्ट है उसके हिसाब से जो एक उनको मिलना चाहिए स्टेटस, उसकी मांग है, और बाकी और 2 मांगे। तो ये भी हो रहा है सर। इस सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला चल रहा है इस देश में, जो कि सड़क पर उतर चुका है मामला। वो है वोट चोरी का। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एक तरह से खिलौना बन के सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो हमारे साथ खेल रहा है, हमारे अधिकारों के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ, वो अब वो जो है उसका उस पर जो पर्दा पड़ा था वो सब उठ रहा है धीरे धीरे, है ना। वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। आपसे सर इस बारे में बात करनी है कि इस अलंद कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद तो बहुत सारी चीजें और भी खुल गई है। आप वोट चोरी और वोट चोरी के को चलते हुए जो इलेक्शन कमीशन का रोल और अभी इस वक्त जो विपक्ष का रोल है, उन सबको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय समझना चाहते हैं सर। मयूर भाई, अमेरिका में जो हो रहा है, ऐक्य राज्य समिति का, यूनाइटेड नेशंस का, कुछ जनरल असेंबली का, वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा अलग रखेंगे। जी अब देखिए आप, लद्दाख में क्या चल रहा है। जी लद्दाख में ये चल रहा है कि अब इसका लेसन ये है कि अगर आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, उसको बोलने के लिए मौका नहीं देंगे, और उनको आप पर विश्वास खो जाएंगे, उनको आप पर जी विश्वास नहीं होंगे, तो जी क्या उसका उसका परिणाम क्या होगा, ये जी हमारे सामने लद्दाख में बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आए हैं। देखिए सोनम जी 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 वहाँ
बहुत लगातार बहुत दिनों से, बहुत महीनों से उधर एक आंदोलन चला रहा था और दिल्ली बहुत लोगों को साथ लेकर दिल्ली आए थे। जी। दिल्ली आने के बाद दिल्ली आने के लिए इतना मुश्किल उठाना पड़ा। दिल्ली आने के बाद उनसे कोई मिला ही नहीं है और ऐसा जन आंदोलन को और लोगों के बीच में जो लोगों के मन में जो बातें हैं, सरकार नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? क्या करेंगे वो? जी। तो कैसा उनका उनका तो उनका उनका डिमांड्स तो रखना चाहिए ना। हम्म। तो अगर लेजिटिमेट मीन्स, पीसफुल मीन्स उनके पास नहीं है, वो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो क्या करेंगे लोग? तो ऐसी माहौल अभी देश में वोट चोरी देखिए, वोट चोरी लगातार बहुत लोग आप, मैं बहुत सारे लोग 2019 से और ख़ास तौर पर 24 से हम ये एक साल और 1 साल से ज़्यादा समय से हम ये बात उठा रहे हैं और LOP, Leader of the Opposition, श्री राहुल गांधी, आ आफ्टर ही रेज़्ड द इश्यू, अभी बहुत चर्चा में आ गए हैं, फाइन। लेकिन देखिए चुनाव आयोग चुनाव आयोग आज की तारीख में वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, कुछ लोग यही बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा बन गया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ये किसान मोर्चा है, एक महिला मोर्चा है, एक युवा मोर्चा है, ऐसे बहुत मोर्चे हैं। तो चुनाव के लिए अब एक मोर्चा है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा ऐसा बन गया अभी। तो इसके प्रति विश्वास, CSDs का एक ओपिनियन पोल आया था। इसमें जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनका संख्या 11% से 30 या 31% ऊंचा चले गए जी, और बिल्कुल सर। और भी कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा प्रतिशत लोग इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, ऐसी मन बना के रखा है। तो इसका इसका बिल्कुल। इसका 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 क्या व्हाट डू द आई मीन, अगर इसको कहें तो इट 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 सिंपली शोज, ये ठीक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश के नागरिकों का चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से भरोसा काफी हद नहीं तक उठ गया है। और राइट। इसको आप कॉन्ट्रास्ट कर दीजिए 2001 में तब की राष्ट्रपति जी के.आर. नारायण जी। और जी। चुनाव आयोग की गोल्डन जुबली के अवसर पर एक भाषण में कहा था कि जुडिशरी से ज़्यादा विश्वसनीयता लोगों की इलेक्शन कमीशन पे है। है। ऐसी बात बोलते हैं। उधर से उसका उसका इसका गिरावट देखिए। दिस इज़ द वन। और देखिए आप चुनाव कैसा 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 किस तरफ से चुनाव कर रहे हैं ये लोग। हम्म। चुनाव का फेजेस पोलिंग फेजेस कैसा हम्म। डिसाइड कर रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर 110 भाषणों में हेट स्पीच दी है। हेट हाँ। स्पीच आप क्या बोलते हैं? हेट स्पीच दी है। उसका कुछ कार्रवाई नहीं। कम से कम एक नोटिस भी नहीं हुआ, पूछताछ भी नहीं हुआ नहीं। और विपक्ष के ऊपर बहुत सारे कार्रवाई करते थे। तो ये बिल्कुल। एक एक तरफ ये है। और अब देखिए चुनाव खत्म होती है, खत्म होने के बाद 4 तारीख को
नतीजा आते हैं, 1 तारीख को चुनाव की लास्ट फेज़ 7th फेज़, 4 तारीख को नतीजा आते हैं, प्रकट करते हैं जी, जी, इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन, और जी, 6 तारीख को चुनाव के नतीजे प्रकट करने 2 दिन के बाद जी। उस में फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या है, उसका अनाउंस करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पहले चुनाव के नतीजे प्रकट करेंगे और उसके बाद बोलेंगे लोगों को कितना पोलिंग हुआ। ये एक कभी होता है? इसमें तो सर ये तो बड़ा गजब का है। मैं बताऊं आपको, हमने मतलब मैं अकेला नहीं, मेरी टीम ने भी, और एक दूसरा अखबार है यहाँ गुजरात में, फुलछा, हम उसने उन लोगों ने भी किया था, मैंने भी, हमारी टीम ने भी किया था, भास्कर ने भी। 2019 के चुनाव के परिणाम के बाद भी हमने वो पूरा चिट्ठा निकाल के हम कर रहे थे फेज वाइज पूरा। हमने पाया कि अराउंड 89 लैक्स वोट जो है, 90 लाख से 89 लाख टू 90 लाख के बीच में, उतने वोट जो है ईवीएम में पड़े पड़े, उनकी जो है वृद्धि हो गई, उनका विकास हुआ, अराउंड 89 टू 90 लैक्स का। ये 2019 में भी हुआ था और खबर उस समय भी छापी थी। और इस बार भी जो आप कह रहे हैं, हम भी हमने तुरंत, मेरे ख्याल से 6 तारीख को ये डिक्लेयर हुआ, और 8 तारीख को डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, आप जानते होंगे उनको, बड़े जी। सज्जन और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनके साथ हमने बातचीत की थी। तो उसमें जो फिगर आया था वो ये था, सर इस बार के चुनाव में वो कह रहे हैं कि अराउंड, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 करोड़ 13 लाख वोट्स, जो मुझे ठीक से अगर याद है अभी वो आंकड़ा, तो इस बार के अराउंड 7, 5 करोड़ वोट्स। हाँ, 7 फेजेस के चुनाव के दौरान ये ईवीएम में लॉक हो गए, उसके बाद उनकी वृद्धि हुई, इतने बड़े। जी। अब इसका कोई हिसाब नहीं है सर। हाँ, अब देखिए, अभी मयूर भाई, इफ वी कीप क्वाइट नाउ, अगर हम सब लोग, जनता खामोश बैठे अभी, ये वोट चोरी के इतना बड़ा मुद्दा आया, और फेक वोट्स, एक घर में 15, 20, 1000, 100, 200, 250 लोग एक कमरे में, 1-2 या का एक दो कमरे में, एक घर में इतना लोग, और घर का नंबर 0, इतना गड़बड़ है। एक, घर का एक नंबर 0 होता है। जी, देखिए, और पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम ABCDEFGH, और कुछ कुछ लोगों का पिता का नाम, पति का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, ऐसी ऐसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनी हुई लोकसभा, ये जी, रहना चाहिए क्या? एक, और ऐसी गड़बड़ी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनी हुई लोकसभा, और उसके आधार पर चुनी हुई सरकार रहना चाहिए क्या? और ऐसी ऐसी चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहना चाहिए क्या? अब ये 3 सवाल हमारे देश के सामने है अभी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अगर आप छोड़ दिया, अभी खामोश बैठे हैं, अगर ऐसे छोड़ने के बाद आप देखिए 24 में 5 करोड़ वोट ज़्यादा, और 29 में 10 करोड़ वोट ज़्यादा पड़ेंगे, और उसके बाद 20 करोड़, 30 करोड़, आप भारत में, हिंदुस्तान में आप चुनाव भूल जाइए। बिल्कुल सर। चुनाव होने की संभावना नहीं है। अगर होते भी, आप ऐसी फ्रॉडुलेंट, फार्सिकल चुनाव होंगे। तो अभी अभी पूरा डेमोक्रेसी को पूरा हत्या कर दिया। देखिए, 60s में और 70s में डेमोक्रेसी ऐसी, लोग नेतागण ऐसे मारते थे कि एक आर्मी आ जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे, इसको अरेस्ट कर देंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, रेडियो स्टेशन को पकड़ेंगे, टेलीविजन स्टेशन को पकड़ेंगे, पार्लियामेंट को पकड़ेंगे, ऐसे होता था। लेकिन हम्म, लेकिन अब
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की हत्या ऐसे नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी की हत्या ऐसी हो रहे है कि आहिस्ता आहिस्ता जुडिशरी को कमजोर करके, इलेक्शन कमीशन को कमजोर करके, ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करके, स्टेट गवर्नमेंट्स को कमजोर करके, सिविल सोसाइटी की कमजोर करके, इसको केसेस करके, उसको लॉस को चेंज करके ऐसे हो रहा है। हमको ऐसा लगेगा अरे इलेक्शन तो हो रहा है, प्रधानमंत्री है और पार्लियामेंट है और इस पे क्या है, कोर्ट है, लेकिन उसका पूरा उसका ये सब इंस्टीट्यूशन की जान होते हैं ना, वो सब निकाल दिया गया। बिल्कुल, ये निकाल जिस दिया है। और हाँ, ये साफ दिख रहा है कि मतलब एक दिखता है कि एक ढांचा है जो काम कर रहा है ना। देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज वर्किंग एंड ऑपरेशनल, और वो अंदर से काफी खोखला हो गया है पूरा, अच्छा, बाहर मैं से ये है भी थोड़ा। बताना चाहता हूँ मयूर भाई, ये क्यों हो रहा है, वाई? मेरे हिसाब से आप देखिए, देश में आप जो चीज लाना चाहते हैं, हिंदू जी राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, पूरा बदलना चाहते हैं, और ये देश में जो अलग संप्रदाय का, अलग धर्म का जो लोग है, उसको सेकंड क्लास बनाएंगे, उसको पूरा डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, उसका वोटिंग नहीं देंगे, उसको वोटिंग नहीं करने देंगे, ऐसी ऐसी आपको एक कल्पना है ना, अभी जो बैठे हैं लोग सत्ता हाँ में, बिल्कुल। देखिए ऐसी ऐसी धारा से, ऐसी धारा आज आज नया नहीं है भारत में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से है ये। और इससे पहले जनसंघ था, वो कट्टरवाद मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव में उतरते जी थे। जी जब तक ऐसी कट्टरवाद मैनिफेस्टो से, प्रोग्राम से चुनाव में उतरे, उनका उनका वोट परसेंटेज कभी भी 10% भी टच नहीं हुआ। 10%। जी maximum was 9.7%. That was 67. जी देखिए, और उसके बाद एक सबक सीख के वो मेन कश्मीर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वो उसको अलग रख के, राम जन्मभूमि ये सब थोड़ा बैक बर्नर में रख के, हम भी सेक्युलर है, हम भी ऐसा है, हम भी वैसा है, हम करप्शन के प्रति लड़ेंगे, क्लीन गवर्नमेंट देंगे, पॉलिसी पैरालिसिस से हमको देश को हटाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे मजबूत करेंगे, ऐसे सब काला धन लाएंगे बाहर से, ये सब बोल के चुन के आ गए। उसके ऐसी बोलने से ही उनको मदद मिला है, और एलएस भी मिलेंगे पहले वाजपेयी जी से, और ये सब। और 2014 और 2019 में भी इकोनॉमिक एजेंडा बहुत ही अहम था, और 24 में इतना कट्टरपंथी बातें बोलना शुरू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, रिजर्वेशन रद्द कर लेंगे, ये सब बोलने लगा। और मांस और मंगलसूत्र, हमारे बेटी रोटी और माटी उठा के ले जाएंगे, ये सब बोले। भैंस भैंस को भूल गए भैंस सर आप, भैंस भी तो। रोटी को ले जाएंगे, बेटी को ले जाएंगे, माटी को ले जाएंगे, ये सब ऐसी ऐसी बातें हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। तो ऐसा बोलने लगे तो उनका रैलीज में लोग नहीं आ रहे, और फर्स्ट फेज में बहुत ही उनका बूथ्स में पता चला गया कि ये सब गड़बड़ होने जा रहा है। तो इसलिए ये पूरा वोट चोरी,
इतना बहुत ज़्यादा ले आना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं इसको ये ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इस देश में ये स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के अब तक जो जो एक सेक्युलर भावना है, ये इस देश सबका है। इस देश में सबकी भागीदारी है। ऐसी इससे हट के ये सिर्फ हिंदुओं का राज है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, ऐसी नहीं सहेंगे। अगर ऐसी चीज़ लागू करना है हिंदुस्तान में, तो उनको वोट चोरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी एजेंडा को भारत के लोग नहीं सहेंगे, कभी सही नहीं है। इसलिए ये लोग ये कर ये हाँ, बिल्कुल। और मैं सर ये भी समझना चाहते हैं हम लोग, जैसे हमने तो पवन खेड़ा साहब से बातचीत की थी, उनको भी पूछा था। लेकिन आप जानते हैं पवन खेड़ा साहब जो हैं वो बिल्कुल वो पार्टी लाइन पे उनका जितना होता है उतना ही बोलते हैं, वो समझ सकते हैं हम। प्रवक्ता है। और वो प्रवक्ता है, वो समझ सकते हैं। पर कर्नाटका में जो एसआईटी की रचना हुई है ना, उन्होंने इतना कहा बिल्कुल कि भाई वो एसआईटी अपना काम करेगी और जो भी पूछताछ जिससे करनी होगी उसको जाके या तो बुलाया जाएगा या वहां तक जाके पूछताछ की जाएगी। मतलब ये एक है, जैसे आपने बहुत शुरुआत में कहा कि ये जांच जो है अगर वो पूरी हुई अच्छी तरह से, ये भी इस मुहिम का एक हिस्सा होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि भाई वोट चोरी रोकी जाए और जो कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। सर आपको क्या लगता है ये जो एसआईटी बनी है जो जांच कर रही है, और उसमें बड़ा हरकम भी है, थोड़ी खलबली भी है इलेक्शन कमीशन में, है ना, कि भाई ये क्या होगा आगे, आप कैसे देखते हैं इस जांच को आगे जाते हुए, और आपके हिसाब से कहां तक ये इम्पैक्ट करेगी इनकी इनकी जो चोरी की भावना है, जो चोरी की वृत्ति है, उनको कब तक कहां तक इम्पैक्ट करेगी ये समझना चाहता हूँ। डर तो लगता होगा ना, डर तो लगेगा ना सर? जी मयूर भाई, डर तो है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग का 2023 में जो चेंज आया था कानून में, जी चुनाव आयोग में जो बैठे हैं उनको आप छू भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद उनको आप क्या करेंगे? आप कुछ भी जांच रिपोर्ट बाहर आएगा, कोर्ट बोलेगा या नहीं बोलेगा, कुछ तो होगा नहीं ना उनको। डर नहीं है, एक। और दूसरा बात ये है कि अब देखिए ये बहुत बहुत महीनों से चल रहा है। आप आरटीएम में कुछ माँग कीजिए, वो जवाब मिलेगा नहीं। आप डायरेक्टली पूछिएगा, मिलेगा नहीं। वो डेट पूरा पारदर्शिता नहीं है। कुछ वो आप किसके पास जाएँगे? जी तो तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप ऐसी माहौल में, चुनाव आयोग इतना पार्टिज़ान होने के बाद, पूरा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनने के बाद, पूरा एक मोर्चा की तरह काम कर रहे हैं, इसके बाद भी आप चुनाव लड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब है? मैं सीधा ये बात पर उतरना चाहता हूँ। ये ये हम्म ये ये क्या है ये? अगर अगर आपको आपको इधर-उधर कुछ उम्मीद है कि मे बी आई कैन विन, कैसा हो सकता है? हो सकता है। अब देखिए सर आपको तो हाँ, तो आप क्या आप सजेस्ट, मतलब आपको व्हाट इज दैट यू आर सजेस्टिंग, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, नहीं, क्या आप होना चाहिए? आपको दिखाएँगे। देखिए हिमाचल जीते हैं आप, झारखंड जीते हैं, हम्म, तेलंगाना जीते हाँ हैं, हाँ आप हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल दिखाएँगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अब देखिए, अब कैसीनो समझते हैं ना, अब जाके गैम्बल करेंगे। वो कैसीनो में आप ऐसा, आप देखिए कैसीनो जाएँगे, 2 गेम खेलेंगे, 1 जीतेंगे, 1 हारेंगे, हाँ 4 अरे गेम, हाँ 2 बिल्कुल गेम हारेगा, जीतेंगे, 3 बिल्कुल। गेम हारेंगे। लेकिन ये हम्म, आपका एक जो आशा है ना, जीतने की आशा वो ज़िंदा रखेंगे। बिल्कुल कैसीनो इस प्रिंसिपल पर चलेगा। लेकिन जी एट द एंड ऑफ द डे, शाम को कौन जीतेगा? कैसीनो जीतेगा, आप नहीं जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप हर एक गेम आप
हार जाएंगे तो कल सुबह आएंगे नहीं आप, तो आप में थोड़ा सा जीतने की आशा जिंदा रखेंगे ताकि आप कल सुबह फिर आएंगे। तो ऐसी आप ये जीत सकते हैं, वो जीत सकते हैं, फिर से अच्छा लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर अगर वोट चोरी के मामले में विपक्ष को पूरा विश्वास है, तो ये सब लोग लोकसभा से और कई स्टेट असेंबली से इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा ये बात, और आप ये पूरा ठीक होने तक, इलेक्शन कमीशन को ठीक होने तक, इलेक्टोरल रोल को ठीक करने तक आप इलेक्शन मत लड़िए, ताकि अब क्या हो सकता है। अब देखिए, आप इस्तीफा दे देंगे, अगर इस्तीफा देंगे तो वो पूरा वही चलाएंगे, ऐसे चलाया था ना, 143 सांसदों को बहिष्कार करके, बाहर करके पूरा बिल्स पास कर दिया। क्या किया? लेकिन आप उधर बैठने से, रहने से और इलेक्शन लड़ने से ऐसी चीजों को, ऐसी डिक्टेटरशिप को आप लेजिटिमेसी देंगे, तो उस लेजिटिमेसी को विथहोल्ड करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। और देखिए, इतना गड़बड़ हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका गया नहीं, यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि लोग हंसेंगे अगर पूरे के सारे अपोजिशन रिजाइन करके बाहर जाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे कि ये पूरा चोरी है। तो वो तो पूरी लोग, जनता, ये नेताओं को, ये अभी सत्ता में बैठे हैं, ये नेताओं को देख के हंसेंगे, है ना। और एक बात, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। आप मयूर भाई, आप सीनियर है, आप एक बार रिकॉल कीजिए, आप एक बार याद कीजिए कि बोफोर्स के मामले में सारे विपक्ष इस्तीफा दे दिए थे। जी, तो अब क्या रोक रहे, क्यों रोक रहे हैं आप? सर इस्तीफा, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ये सवाल मैंने पवन खेरा साहब से पूछा था, क्योंकि हमारे दर्शक पॉलिटिकली काफी अवेयर हैं, तो मुझसे बहुत सारे संवाद होते हैं उनके। हमारा एक कुछ वर्ग ऐसा है दर्शकों का, ये बिल्कुल मानता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए। सर मेरा ये मानना है कि आप कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए, मैं मानता हूं कि बिल्कुल उससे एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, एक बड़ी एक आवाज खड़ी होगी, गूंजेगी पूरी दुनिया में कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सर चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे तो ये तो बेशर्म लोग हैं, इनको तो कोई ऐसी कोई लाज शर्म तो है नहीं। अभी भी जो कर रहे हैं सब कुछ लाज और मतलब शर्म को छोड़ के ही तो कर रहे हैं। अभी खुले तो पड़ चुके हैं, नंगे हो चुके हैं वो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप चुनाव का बॉयकॉट कर देंगे तो उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। और ये शर्म वर्म तो रखते नहीं है, तो बाहर जो भी हो, ये तो कहते हैं ना कि मतलब राजा ने कपड़े पहने थे लेकिन पूरा राज कह रहा था कि ये तो बहुत सुंदर वस्त्र पहना है आपने। तो ये ऐसा हमारा जो है शासक है। तो चुनाव बॉयकॉट करने से इनको कोई शर्म नहीं आने वाली। लेकिन अगर इस्तीफा दिया जाए एक साथ, हाँ, इससे मुझे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि इससे देखिए, ये डिबेट कर सकते हैं, ये अच्छे पॉइंट आपने उठाया। आप इस्तीफा दे देंगे तो फिर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी वोट चोरी से और ऐसी इलेक्टोरल रोल से, ऐसी ईसीआई से, ईसीआई के ये तय किए है, ये सब माहौल में आप चुनाव लड़ेंगे, फिर हारेंगे, क्या होगा? आप ऐसा हारने से क्या होगा कि आप, ये लोग जो कर रहे हैं उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। देखिए, ये लोग बाहर चले गए, इस्तीफा दे दिया, फिर पर सर सॉरी, मतलब मुझे याद आ रहा था, मैं आपको सॉरी, पर सर नहीं, ये साथ में ये भी तो चलना, ये जारी रहेगा ना। इट हैज टू बी, इट शुड कंटिन्यू द वे इट इज। जो प्रोटेस्ट चल रहा है सड़कों पे उतर के, लेट द प्रोटेस्ट कंटिन्यू ऑन द रोड पीसफुली विथ एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, बट प्रोटेस्ट जारी रखें। और इलेक्शन, आप इस्तीफा देने के बाद तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना, लड़ेंगे क्या?
हाँ ऐसी 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 ईसीआई से और ऐसी वोटर लिस्ट से और ये वोट चोरी, वोट हाइक, प्रोविजनल फिगर इतना और फाइनल फिगर इतना, फाइनल फिगर बताएंगे नहीं, ये सब चल रहा है। फिर इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या होंगे? फिर इलेक्शन लड़ेंगे, हार जाएंगे, वो लोग क्या बोलेंगे? देखिए, इतना हल्ला मचाया, लोगों के पास गया, लोगों ने उसको तिरस्कार किया। सर, इलेक्शन लड़ेंगे ना तभी इस तरह के घपले को पकड़ पाएंगे। हाँ, ये जो आप पकड़े ये ना। जो घोटाला पकड़ा जा रहा है, वो क्यों पकड़ा जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन लड़ा गया। हाँ, अगर और नहीं लड़ेंगे तो कितने बार सिस्टम पूरी पकड़ेंगे? उनकी है। कितने बार हुआ कि पकड़ेंगे? पकड़ लिया ना। अब आनंद में पकड़ लिया, हाँ महादेवपुर में पकड़ हाँ लिया, अब गुजरात में पकड़ लिया, हाँ, और बहुत बहुत सारी जगह में पकड़ लिया। आप अभी और भी खुलासे होने वाले हैं। हाँ 24 का पकड़ते जाइए, और 23 असेंबली इलेक्शंस में पकड़ते जाइए, 25 में पकड़ते जाइए, ऐसे ऐसे पकड़ते पकड़ते जाइए। कौन रोक रहा है आपको? पकड़िए। लेकिन नहीं, पकड़ रोकना तो बहुत के चाहते हैं सर वो। ये पकड़े जा रहे हो अलग बात है, अदरवाइज उनकी इच्छा नहीं तो भाई, नहीं है कि पकड़े जाए। पकड़ के फिर आप इलेक्शन लड़ के हार जाएंगे तो क्या होगा? वो बताइए हमको। पर फिर सर, वो लोग पर लड़ाई अगर बंद कर देंगे तो मेरा तो सिंपल सा मानना है कि अगर जब तक आप तो एंगेज नहीं होंगे उस काम में, तब तक आप उसमें जो गड़बड़ हो रही है उसको आप जान भी नहीं पाएंगे। अब जानने के बाद उसको एक्सपोज करना है जो हो रहा है अभी। तो देश का मूड भी बदल रहा है, लोग भी जो है। अमित शाह को कभी सपने में भी नहीं था कि मैं बिहार जाके अगर ये कहूं कि यहाँ राहुल गांधी आए थे, पता है ना क्या करने, तो लोग बोल रहे हैं बैठे हुए लोग के वोट चोरी पकड़ने। तो अभी इससे पहले नहीं होता था ये। जी सर मैं बताऊं आपको, ये कन्फ्रंटेशन ये लोग सहन नहीं कर सकते। जी। आप ये लोग कोई इंटेलेक्चुअल तो है नहीं कि डिबेट कर रहे। डिबेट इनकी नहीं फितरत ही नहीं नहीं है नहीं, उनकी। नहीं, डिबेट नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैनिपुलेट कर सकते। उनको पता है कि उनके पास जानकारी के नाम पर, ज्ञान के नाम पर तो मिन ये जीरो है, शून्य है। तो ये लोग कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट जो इंटेलेक्चुअल है उससे बहुत बचते हैं। इनको जहां इनकी कमजोरी है वहीं पर जाके इनको घेरना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त ये सही हो रहा है। मेरे ख्याल से सर बॉयकॉट जो है वो नहीं, हाँ लड़े। और उसमें जो देखिए ना सर, उत्तर प्रदेश में इस जो पिछला चुनाव गया अपना 24 वाला, अखिलेश यादव was very alert and agile when it comes to protecting the booths and जहां वो मतों की गिनती होती थी। और देखिए वहां गड़बड़ नहीं हो पाई है। 1% के आसपास वोट बढ़ा है वहां पे सिर्फ, यूपी में। जी हाँ तो नहीं, जहां जहां नहीं कर पाए हैं, लेस देन 0.5, लेस देन लेस 0.5। देन 0.5, हाँ सॉरी, लेस देन 0.5 एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये मुमकिन है, इनको सीधे रास्ते पे लाना मुमकिन तो है, पर सर लड़ना तो पड़ेगा सर। अगर लड़ाई का मैदान छोड़ देंगे, वो उसको बहस कर सकते हैं। मेरा राय ये है, आपका राय ये है, आप बहस भी कर हाँ सकते हैं, लेकिन शुरू तो कीजिए ना। फीट ऑन द ग्राउंड एजुटेशन चाहिए। आप पिटिशन, बस ये चाहिए। ठीक है, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, पिटिशंस कर लीजिए, राष्ट्रपति जी के पास जाइए, चुनाव आयोग के पास, गेट के पास खड़ा होकर दे दीजिए, कागज दे दीजिए, ये सब दे दीजिए। लेकिन आप अब देखिए, फीट ऑन द ग्राउंड एजिटेशन, मैदान में उतर के करने के लिए क्या आपत्ति है? नहीं, मेरे ख्याल से अब हो रहे हैं, आप कर रहे हैं ना अभी। मेरे ख्याल से नेशनल वाइड भी ये लोग शुरू कर रहे हैं शायद, अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं। करना पड़ेगा। हाँ, और वही रास्ता है, वही सही रास्ता है बिल्कुल। जो महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे चलते हुए आप जो है बिल्कुल, मतलब सड़क पे उतरना होगा, और सड़क पे उतर के इस बात को लोगों तक पहुंचाना होगा। और लोग इसको जब बिल्कुल जो है अपने स्वीकार करना शुरू कर देंगे, जो शुरू कर दिया है, और है कारण है, तथ्य है, साक्ष्य है, प्रूफ है, सब कुछ है, तो मेरे ख्याल से फिर ये, और इसीलिए इनको जो है पसीना आ रहा है। सर आपने वक्त निकाला, आधा घंटा हमने बात करनी थी, थोड़ी ज्यादा बात कर ली, आपका थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हमने, तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इस मुद्दे पर बात करने के लिए। ट्रम्प साहब को लेकर हमको आपसे अलग से बात करनी है, लेकिन वो अलग करेंगे फिर, आज नहीं। जी, श्योर। थैंक यू मयूर भाई, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, एंड माय प्लेजर कि आप ने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। तो भाई
परागला प्रभाकर साहब थे, आपने बातचीत को सुनी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है वो लिख के हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और बातचीत अच्छी लगी हो तो फिर आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसकी लिंक को आप हो सके उतना और जो है शेयर कीजिए, तो और लोगों तक बात पहुंच पाएगी। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी करवा दें, ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।